dear students. How are you all? Hope you all are doing very great. Today, students, we are going to start our new chapter of class 5th, which is chapter number 11 about air and water. First of all, we have the concept of air. So, air, our earth is covered with thick layer of air, and this very thick layer is called atmosphere. Earth's atmosphere is a mixture of many gases. It is surrounding our earth like a cover. Atmosphere remains around the earth due to the earth's gravitational force. So स्टूडेंट व्हाट दे सेइंग कि हमारा अर्थ जो है एक थिक लेयर ऑफ एयर से कवर्ड है एंड इसी थिक लेयर ऑफ एयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं राइट हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस से बना है यानी कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस ओके एंड ये हमारे अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह एक कवर की तरह चारों तरफ से सराउंड कर रहा है एटमॉस्फेयर रिमेन्स अराउंड द अर्थ अब ये एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के चारों तरफ ही रहता है वहां से डिस्प्लेस नहीं होता बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल force which is exerted on it. The atmosphere extends up to 1,000 kilometers above the ground and is divided into different layers. So अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो अराउंड 1,000 ऑफ किलोमीटर्स तक ऊपर एक्सटेंडेड है एंड मेनली इसको हम कितनी डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करते हैं. So now we have to discuss about the layers of atmosphere. And first of all, we have troposphere. The very first layer of our atmosphere is troposphere. That is around 0 to 12 kilometers तक ये extended है. See, दिस इज वेयर वेदर कंडीशंस अकर सो ट्रोपोस्फेयर ही वो लेयर है एटमॉस्फेयर की जहाँ पे सारी वेदर कंडीशंस में चेंज आता है एज हाइट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ड्रॉप्स एंड इट गेट्स कोल्डर जैसे जैसे हमारी हाइट इस लेयर पर बढ़ती है टेम्परेचर कम हो जाता है एंड वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो कोल्ड हो जाता है नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेटोस्फेयर दैट इज अबाउट 12 to 50 किलोमीटर एक्सटेंडेड so the layer 15 kilometer from the sea level up to 50 kilometer of the atmosphere is called stratosphere okay अब ऐसी लेयर जो हमारे सी लेवल से 15 किलोमीटर से एटमॉस्फेयर के 50 किलोमीटर तक है 50 किलोमीटर तक है दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर एंड इस लेयर के अंदर ही ओजोन गैस इज लोकेटेड ओजोन लेयर हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द अर्थ ओजोन लेयर क्या करती है हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज व्हिच आर रेडिएटेड बाय द सन देन थर्ड लेयर व्हिच वी हैव इज मेसोस्फेयर फ्रॉम 50 to 80 किलोमीटर एंड दिस इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर हमारे ओजोन का सबसे कोल्डेस्ट रीजन है देन वी हैव थर्मोस्फेयर 80 किलोमीटर एंड अबव so this temperature is very high इस लेयर में जब टेम्परेचर है काफी ज्यादा होता है अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस तक होता है और यहाँ पे जो एयर है दैट इज वेरी थिन इन दिस पर्टिकुलर लेयर नाउ द मैन मेड पोल्यूशन हैव मेड सेवरल होल्स इन द ओजोन लेयर सो अब स्टूडेंट्स जो हम मैन मेड एक्टिविटीज के थ्रू पोल्यूशन हो रहा है उससे हमारी ओजोन विच इज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर उसमें होल हो चुका है एंड इस तरीके का जो डैमेज है ओजोन लेयर में इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द लाइफ ऑफ द अर्थ Next, we have composition of air. So, air present in the troposphere is a mixture of many gases. Okay, अब troposphere में जो air present है वो काफी सारी gases का mixture है. Mainly air के अंदर nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor, and some other gases are also there like argon, neon, helium, ozone, hydrogen, etc. So, this is the total composition of the air. In atmospheric air, the main gases are found in the following percentage. So, अब atmospheric air में जो main gases है कुछ इस percentage में present है. That is nitrogen is around 78%, oxygen is around 21%, carbon dioxide is around 0.03%. Then other gases like water vapor, neon, argon, they constitute about 0.97% of our atmosphere. Now, atmosphere pressure is measured by an instrument called barometer. So, students, atmospheric pressure को हम एक instrument के through measure कर सकते हैं. That is called barometer. Now, let us study the main gases present in the atmosphere. First of all, we have nitrogen. Okay, it is very important constituent of our protein. जो हम अपना protein का हमारी body को requirement है, उसका जो main constituent है, that is nitrogen only. That is, it is needed by the plants to make protein for us. And यही जो नाइट्रोजन गैस है ये प्लांट्स को इनकी जरूरत होती है टू मेक प्रोटीन फॉर अस नेक्स्ट वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नीडेड बाय द प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड की भी रिक्वायरमेंट प्लांट्स को होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इस प्रोसेस में प्लांट्स क्या प्रिपेयर करते हैं अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड और इसके बाद हम जितने भी बाकी लिविंग बींग्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है either directly or indirectly for their food. And plants are dependent on carbon dioxide for their food. Next, we have water vapor. Water vapor present in the air is the source of. So, air में जो water vapor present है, वो हमारे atmosphere में cloud, rain, snow, dew, hail, इन सभी का source है. Then we have rare gases. कुछ rare gases भी हैं like argon, krypton, and इनको use किया जाता है for filling electric bulb.
हीलियम को यूज करते हैं हम बलून्स फिल करने के लिए। नियॉन का यूज किया जाता है फॉर प्रिपेयरिंग ब्राइटली कलर्ड एडवर्टाइजिंग लाइट्स। नेक्स्ट वी कम टू व्हाट टॉपिक दैट इज एयर exerts pressure. So according to the scientists, the objects having weight exert pressure also. What they're saying कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वो सारे ऑब्जेक्ट्स जिनमें वेट होता है वो सभी प्रेशर भी exert करते हैं। ओके, इफ यू पुट द palm ऑफ योर हैंड, अगर आप अपने हैंड के पाम को, ओके, इसे कहाँ रखते हो, टेबल पे रखते हो, और उसके बाद 1 किलोग्राम का वेट इसके ऊपर पुट करते हो, तो आपको क्या फील होगा, अपने पाम पर प्रेशर फील होगा। नेक्स्ट इज व्हाट, एयर हैज वेट। वी इन्फ्लेट टू बलून्स ऑफ द सेम साइज। अब हमने यहाँ पे क्या करा, दो बलून्स को इन्फ्लेट किया जो कि सेम साइज के थे, एंड को हमने एक स्ट्रिंग के पीस से टाई करा, एंड उसके बाद उन्हें हमने एक स्टिक के मिडिल में टाई कर दिया। We tie the balloons to the ends of the stick. इस तरीके से ये स्टिक है, इसके दोनों एंड्स पे हमने दोनों बलून को टाई कर दिया है। नाउ वी बैलेंस द स्टिक। अब हम स्टिक को बैलेंस करेंगे बलून्स की पोजीशंस को शिफ्ट करके। व्हेन द स्टिक इज बैलेंस, जब स्टिक बैलेंस है तो आप ये कह सकते हैं कि जो वेट है स्टिक के दोनों ही एंड्स पे वो इक्वल है। नाउ वी प्रिक वन ऑफ द बलून्स। अब हमने क्या करा, एक बलून को प्रिक कर लिया, किससे, एक शार्प निडल का यूज करके। जैसे आप उसे प्रिक करोगे तो उस बलून के अंदर जो एयर है वो सारी क्या होगी, उस पिन होल के थ्रू एस्केप आउट हो जाएगी। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब इसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, द स्टिक टिल्ट्स टुवर्ड्स द एयर फिल्ड बलून। अब वो स्टिक जो है वो उस बलून की तरफ टिल्ट हो जाएगी जो एयर फिल्ड वाला है। बिकॉज एयर फिल्ड बलून, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज एयर फिल्ड बलून के अंदर मोर एयर है एज कंपेयर टू द डिफ्लेटेड बलून, एंड देयरफॉर इट इज हेवियर, एंड दिस शोज दैट एयर हैज वेट। Next is air occupies space. See, take a deflated balloon. Third property air की क्या है कि air space occupy करता है. For this, what you have to do, you have to take a deflated balloon. And balloon लेने के बाद आप उसके अंदर air fill करेंगे. After that, what you will observe that the balloon gets larger as you put in air into it. Tie a knot in the balloon. Why does the balloon become big? Because the air we blew into the balloon occupied some space. This also shows that air occupies space. तो आपने एक डिफ्लेटेड बलून लिया और उसके अंदर एयर फिल करी। फिल करने के बाद आप क्या देखोगे कि जैसे जैसे एयर को हम उसके अंदर फिल कर रहे हैं, बलून का साइज जो है वो लार्जर होता जा रहा है। देन यू हैव टू टाई अ नॉट ओवर इट। ओके, सो यू कैन सी दिस इज डिफ्लेटेड बलून एंड दिस इज इन्फ्लेटेड बलून। तो यहाँ पर ये जो बलून का साइज है ये क्यों इंक्रीज हुआ, बिकॉज इसके अंदर अंदर एयर फिल करती, एंड एयर ने क्या करा, उस बलून के अंदर के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, जिसकी वजह से बलून का साइज बड़ा हो गया। राइट, सो दिस शोज दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस ऑल्सो। यूजेस ऑफ एयर, अब बात करते हैं हम एयर के यूजेस की। सो एयर इज यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स। एयर जो है ह्यूमन बींग्स के लिए डिफरेंट वेज में यूजफुल है। एयर इज यूज बाय ह्यूमन बींग्स फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग पर्पज के लिए हम एयर का यूज करते हैं। देन फॉर बर्निंग फ्यूल्स, फ्यूल्स को बर्न करने के लिए। फॉर ड्राइंग क्लोथ्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सच एज फूड ग्रेन्स, इन सबको ड्राई करने के लिए हम एयर का यूज करते हैं। एयर इज ऑल्सो यूज फॉर सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द हस्क थ्रू विनोइंग। विनोइंग प्रोसेस के थ्रू हस्क में से ग्रेन को सेपरेट आउट करने के लिए भी हम एयर का यूज करते हैं। देन एयर अनेबल्स एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ओके, ये सारी चीजें जो फ्लाई करती है इन द स्काई, दैट इज बिकॉज ऑफ एयर ओनली। विंड मिल्स, दिस इज विंड मिल। विंड मिल भी आपका तभी वर्क करता है जब विंड ब्लो करती है, एंड विंड मिल्स को यूज किया जाता है फॉर ड्रेनिंग आउट द वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स, for running flour mills, and also for the production of electricity. Then air is helpful for the movement of, air आपका helpful है boats, gliders, parachute, balloon and kites के movement के लिए। Now next we have the concept of air pollution. Air is said to be polluted if contains substances that are harmful to animals, plants, etc. So students, air को polluted तब कहा जाता है जब air के अंदर कुछ harmful substances होते हैं, like which we call pollutants. ओके, ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस का प्रेजेंट होना एयर में जो कि आपके प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छा नहीं है, उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरीके के हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस के प्रेजेंट होने की वजह से एयर को पोल्यूटेड कंसीडर किया जाता है, एंड दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस आर नोन एज पोल्यूटेंट्स। नाउ फॉलोइंग आर द मेन कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब कुछ कॉजेज यहाँ पे गिवन है एयर पोल्यूशन के। नंबर 1, The gases released along with lava from volcanic eruption. Volcanic eruption के दौरान लावा के साथ जो गैसेस इरप्ट होती हैं, ओके, इसके अलावा द डस्ट रेज फ्रॉम ग्राउंड ड्यूरिंग द स्ट्रॉन्ग विंड, से बहुत तेजी के साथ विंड ब्लो करती है तो उसके साथ जो डस्ट रेज होती है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल एंड ऑल्सो फ्रॉम द स्टॉर्म, दीज ऑल थिंग्स कॉजेज एयर पोल्यूशन ओनली। बर्निंग ऑफ सम फ्यूल, सी स्टूडेंट्स, कुछ फ्यूल्स के बर्निंग के थ्रू सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जो कि नाइट्रोजन के साथ मिक्स हो जाती है इन द एयर, and then it turns into acid.
अब these acid, अब ये acids हमारे अर्थ में फॉल करते हैं as acid rain and this acid rain is harmful for the soil, animals, plants, etc. Second, man burns fuel. अब ह्यूमन बींग्स जो है फ्यूल्स भी बर्न करता है लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम. व्हाई? टू रन दी ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज. इनको रन करने के लिए, ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज को रन करने के लिए हमें इन फ्यूल्स को बर्न करना पड़ता है. एंड इन फ्यूल्स के बर्निंग के थ्रू क्या प्रोड्यूस होता है? इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्मोक. काफी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस होता है विच कॉजेस एयर पोल्यूशन. नाउ प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन. अब एयर पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? सो कार, ट्रक एंड ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल. कार, ट्रक के जितने भी टाइप्स के व्हीकल्स होते हैं इनको रेगुलरली चेक करना चाहिए टू मेक श्योर दैट दे आर नॉट पोल्यूटिंग द एयर. सेकेंडली, फैक्ट्रीज. जितनी भी फैक्ट्रीज हैं इन्हें हमें सिटी के आउटस्कर्ट्स पे स्टैब्लिश करना चाहिए, सेटअप करना चाहिए. दे शुड नॉट बी सेटअप नियर द रेजिडेंशियल एरिया. देन वी शुड यूज इको फ्रेंडली फ्यूल. हमें इको फ्रेंडली फ्यूल्स का यूज करना चाहिए लाइक सीएनजी, नोन एज compressed natural gas. More plants and trees should be grown because they help in reducing air pollution. So this was all about air, and now next we come to what? Water. So water, like the air, is also very necessary for life on the earth. All the living beings and vegetations need water to live. ओके, सो एयर की तरह वाटर भी सभी लिविंग फॉर्म्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. जैसे कि हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सभी को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. वी यूज वाटर. हम वाटर का यूज करते हैं फॉर द वेरियस पर्पसेस such as for drinking, cooking the food, for bathing, for washing the clothes, and also for cleaning the houses, etc. Now, water, which is represented like this, H2O. So, water आपका 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen से मिलकर बना है. Now, properties of water. Water की क्या क्या properties है? So, water एक colorless, tasteless and odorless liquid है. It freezes at. Water आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है and 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है. इट इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर को स्टूडेंट्स हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं बिकॉज ये क्या कर सकता है? लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस को अपने में डिसॉल्व कर सकता है. नाउ नेक्स्ट इज इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर. सो वाटर के अंदर स्टूडेंट्स जो इम्प्योरिटीज है उन्हें हम सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं. सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज. सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज कौन सी हैं? दैट इज सॉल्ट एंड मिनरल. दीज आर सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज. बट देयर आर सम सब्सटेंसेस आल्सो व्हिच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर. कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं. And the substance that do not dissolve in water is called insoluble substance. वो substance जो water में dissolve नहीं होते हैं उन्हें insoluble substance बोला जाता है. Now sometimes, अब कभी-कभी कुछ organism है like bacteria, other germs, ये water को unfit बनाते हैं for drinking. Okay, and they can be killed. and उनको क्या किया जा सकता है? kill किया जा सकता है by boiling or by adding some chemical which can kill the germs. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स जो वाटर को अनफिट बनाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग. सो हम इन जर्म्स को, इन बैक्टीरियाज को किल कर सकते हैं बाय फॉलोइंग एनी ऑफ द मेथड्स लाइक बॉइलिंग और बाय एडिंग सम केमिकल्स लाइक क्लोरीन टैबलेट्स एंड ऑल व्हिच कैन किल द जर्म्स प्रेजेंट इनसाइड द वाटर. नाउ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज. अब कैसे इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जा सकता है? तो स्टूडेंट्स, ऑल हार्मफुल इम्प्योरिटीज एंड जर्म्स शुड बी रिमूव बाय फॉलोइंग मेथड. जितने भी हार्मफुल इम्प्योरिटीज है, जर्म्स हैं, वो हम कोई भी इनमें से एक मेथड को अडॉप्ट करके रिमूव कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई टोल्ड यू कि इम्प्योरिटीज को हम दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं, दैट इज इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज. तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए वी हैव टू मेथड्स, दैट इज बाय सेडिमेंटेशन और बाय फिल्ट्रेशन. एंड फॉर रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज आल्सो वी हैव टू मेथड्स, दैट इज बाय इवेपोरेशन और बाय distillation. So first of all, we are going to discuss about sedimentation. So वाटर इज कलेक्टेड इन ह्यूज टैंक. अब इसमें क्या करना है? आपको वाटर को बड़े बड़े टैंक में कलेक्ट करना है एंड उसको अनडिस्टर्ब छोड़ना है फॉर अ फ्यू डेज. एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जितने भी हैवी पार्टिकल्स है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टैंक. ये टैंक के नीचे सेटल हो जाएंगे एंड जो क्लियर वाटर है दैट विल रिमेन ऑन द टॉप. Now when this water is exposed to air and sunlight, फिर जब इस पानी को हम एयर एंड सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो जो हार्मफुल माइक्रोब्स वाटर के अंदर प्रेजेंट है, दे विल गेट किल्ड. Next, we have filtration method. We can remove the insoluble impurities by passing the water through a filter paper. ठीक है, अब आप एक वाटर में से जो कि इम्प्योर वाटर है एंड उसके अंदर जितनी भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है उनको आप रिमूव कर सकते हो बाय यूजिंग द फिल्टर पेपर आल्सो. ओके, दिस हेल्प्स टू रिमूव वेरी फाइन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द वाटर. फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू वाटर के अंदर जो बहुत ही फाइन यानी कि बहुत ही छोटी छोटी सी इम्प्योरिटीज है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है, उनको आप इजिली रिमूव कर सकते हैं. देन नेक्स्ट वी हैव बाय इवेपोरेशन. टेक सम टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट. आपने क्या लेना है? कुछ टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट लेना है एंड उसको वाटर में डिसॉल्व करना है. देन पोर आउट दिस सॉल्ट सॉल्यूशन.
फिर उसके बाद आप इस सॉल्ट सॉल्यूशन को क्या एक फ्लैट डिश में पोर करेंगे, वाटर को बॉईल करेंगे जब तक आपका सारा वाटर इवेपोरेट नहीं हो जाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे दैट यू विल फाइंड सॉल्ट, आपको सिर्फ सॉल्ट मिलेगा जो कि आपके डिश के बॉटम में सेटल हो चुका है। एंड दिस वे वी कैन सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर। एंड इस तरीके से हम वाटर में से सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं। द प्योर वाटर, फिर जो आपको प्योर वाटर मिला आप उसको क्या कर सकते हो, वाटर वेपर्स जो थे उनको कलेक्ट करें एंड उसके बाद उनको कंडेंस कर दीजिए, then you will get the pure water. Next is by distillation. In this process of evaporation, water is heated to separate the soluble substances. तो अब इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, वाटर को हीट किया जाता है सो दैट हम उसमें से सोल्यूबल सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट कर सके, जैसे कि शुगर और सॉल्ट। इन दिस प्रोसेस, अब इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वाटर को इवेपोरेट किया जाता है वाटर वेपर की फॉर्म में एंड उसके बाद हमें सोल्यूबल सब्सटेंसेस के क्रिस्टल्स मिलते हैं इन द डिश। ऑन हीटिंग, उसके बाद जब आप उसे हीट करेंगे, वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा एंड द प्योर वाटर को कलेक्ट कर लिया जाएगा बाय कूलिंग दिस वाटर वेपर। सो डिस्टिलेशन इज अ गुड मेथड ऑफ प्योरीफाइंग वाटर। वाटर को प्योरीफाई करने का जो मेथड है डिस्टिलेशन, इट इज अ काइंड ऑफ good method. So the chapter is completed over here. I hope you must have understood the whole concept of air and water in this chapter. Let's meet in the next class. In the take care and thanks to everyone.